बच्चों, पिछले कुछ अध्याय में हमने मांग, पूर्ति और कीमत का आपस में संबंध देखा। मांग और पूर्ति का आपस में क्या संबंध है, ये हमने देखा। हमने देखा कि किस प्रकार मांग का बढ़ना या घटना पूर्ति को प्रभावित करता है। एक उदाहरण के तौर पर हम फिर से यहाँ पर एक नज़र डालें मांग और पूर्ति के संबंधों पर, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति घटती जाती है, क्योंकि बाजार में जो आपूर्ति होती है यानी वस्तु की जो उपलब्धता होती है वो मांग के साथ साथ ख़त्म होते जाती है, समाप्त होते जाती है, यानी कि वो घटती जाती है। कुल मिलाकर इस संबंध को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ी वैसे वैसे उसकी पूर्ति कम होने लगती है। दूसरा, अगर हम इस मांग और पूर्ति के इस संबंध को एक तालिका और ग्राफ से अगर हम समझें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समय में जब किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो वस्तु की पूर्ति 10 इकाई की थी। जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपये हो गई तो वस्तु की पूर्ति 8 इकाई की हो गई। जब वस्तु की कीमत 6 रुपये हो गई तो वस्तु की पूर्ति घटकर 6 इकाई हो गई, और उस वस्तु की कीमत 8 रुपये हो जाने पर पूर्ति घटकर 4 इकाई हो गई, और जब उस वस्तु की मांग 10 हो गई तो उसकी पूर्ति 2 इकाई की हो गई। अब ये जो संबंध है, ये जो तालिका है, ये मांग और पूर्ति के ऐसे संबंधों को दिखा रही है जिससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वस्तु की मांग बढ़ने के साथ साथ ही उसकी पूर्ति जो है वो घटती जाती है। इसी तालिका को जब हम ग्राफ के द्वारा प्रकट करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का ग्राफ हमको दिखाई देता है। यहाँ हम रेखा OX पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं और रेखा OY पर वस्तु की पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने ग्राफ का निर्माण किया है। वस्तु की मांग 2 इकाई होने पर पूर्ति 10 इकाई, वस्तु की मांग 4 इकाई होने पर पूर्ति 8 इकाई, वस्तु की मांग 6 इकाई होने पर पूर्ति 6 इकाई, वस्तु की मांग 8 इकाई होने पर पूर्ति 4 इकाई, और वस्तु की मांग 10 इकाई होने पर पूर्ति 2 इकाई। अब ये जो बिंदु है इनको अगर हम एक वक्र यहाँ पर हम निर्माण करें तो हम देखते हैं कि हमको ऊपर से नीचे गिरता हुआ एक वक्र हमको प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि वास्तव में मांग और पूर्ति में विपरीत संबंध है। मांग के बढ़ने पर पूर्ति घटती है और मांग के घटने पर पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने मांग और पूर्ति के संबंधों को देखा। अब इन्हीं संबंधों को अगर हम कीमत से कोरिलेट कर दें, मांग, पूर्ति और इनका जो परिवर्तन का जो प्रभाव है वो कीमत को कैसे प्रभावित करता है, तो आइए हम एक उदाहरण से इस तालिका के आधार पर मांग, पूर्ति और कीमत के संबंधों को जानें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तालिका में वस्तु की मांग जब 20 इकाई है तो वस्तु की पूर्ति 100 इकाई है, और उस समय उस वस्तु की कीमत 60 रुपये। सेकेंड कंडीशन में जब वस्तु की मांग 40 इकाई हो जाती है, उस कंडीशन में इसकी पूर्ति जो है वो घटकर 80 इकाई हो जाती है, और इस समय बाजार में वस्तु की कीमत जो है वो 70 रुपये हो जाती है। तीसरी कंडीशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वस्तु की मांग 60 इकाई की है उस समय वस्तु की पूर्ति भी 60 इकाई की है, और इस कंडीशन में वस्तु की कीमत जो है वो 80 रुपये है। फोर्थ कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की मांग 80 इकाई है उस समय वस्तु की पूर्ति 40 इकाई है, और ऐसे कंडीशन में वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है 90 के बराबर। वैसे ही फिफ्थ कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की मांग 100 इकाई है तो उसकी पूर्ति 20 इकाई हो जाती है, और इस कंडीशन में वस्तु की कीमत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 रुपये है। तो यहाँ पर इस तीनों जो कॉलम है इनके आधार पर इस पूरी तालिका को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार जैसे जैसे एक वस्तु की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी पूर्ति जो है वो घटती जा रही है। लेकिन
कीमत पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि कीमत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, उसकी पूर्ति घटती है और उस कंडीशन में वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है। अब हमको तलाश होती है एक ऐसे बिंदु की जहां पर हम वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से जाना कि संतुलित बिंदु की हम खोज करते हैं और उसी संतुलित बिंदु पर हम किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। तो इस तालिका में अगर हम देखें तो क्या है, कौन सा है वो संतुलन बिंदु, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरी जो स्थिति है जहाँ पर वस्तु की मांग जो है वो पूर्ति के बराबर है और यही वो संतुलन बिंदु है जहाँ पर हम वस्तु की कीमत का निर्धारण करेंगे। यानी कि इस कंडीशन में बाजार में वस्तु का मूल्य जो है वो 80 रुपये प्रति इकाई होगा। अब इसी पूरे तालिका को जब हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और वहाँ पर हम संतुलन बिंदु को ढूंढना चाहें तो किस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे, आइए ग्राफ के द्वारा देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेखा ओ एक्स पर हम वस्तु की मांग और रेखा ओ वाई पर हम वस्तु की पूर्ति का निर्धारण कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में देखा। तो बिल्कुल उसी तरह से हम एक ग्राफ का यहाँ पर निर्धारण कर लेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रेखा जो ए बी है वो रेखा सी डी को ई बिंदु पर काट रही है। यानी ये जो दो रेखाएं हैं, रेखा ए बी ये वस्तु के मांग को प्रदर्शित कर रही है और रेखा बी सी वस्तु की पूर्ति को प्रदर्शित कर रही है। और जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं वो है बिंदु ई। यही वो संतुलन बिंदु है जहाँ पर किसी वस्तु के मूल्य का हम निर्धारण करेंगे। और यहाँ पर हम तालिका के अनुसार ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन में वस्तु का जो मूल्य है वो 80 रुपये होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार मांग और पूर्ति किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं और किस तरह से बाजार में मांग और पूर्ति की प्रभावी शक्तियों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अत्यधिक मांग की तो वो कैसे प्रभावित होती है पूर्ति से, इसको जानने से पहले आइए हम एक नज़र डालें कि वास्तव में कुल पूर्ति क्यों बढ़ती है। कैसे हम कह सकते हैं कि पूर्ति बढ़ गई। मांग तो तब बढ़ती है जब हम उस वस्तु की मांग करते हैं, उसको ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन पूर्ति बढ़ गई जब हम ये बात करते हैं तो वो कौन कौन सी दशाएं हैं, हम क्या ऐसा करते हैं कि पूर्ति बढ़ जाती है। तो सबसे पहली बात ये कि पूर्ति जो है वो उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। आइए उत्पादन के साधनों पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इनमें से किसी एक साधन को भी अगर गायब कर दिया जाए तो उत्पादन कर पाना संभव नहीं होगा। अब अगर हमको किसी भी कंडीशन में वस्तु की पूर्ति बढ़ानी है, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उत्पादन के इन 5 साधन की मात्रा में वृद्धि करें। तो यहाँ पर ये जो 5 साधन है, या तो हमको भूमि को बढ़ाना होगा और साथ में हमको पूंजी हम जितनी पहले लगाते थे उसकी मात्रा को हमको बढ़ाना होगा। अगर हमारे पास श्रमिकों की संख्या कम है, ये भी एक कारण हो सकता है उत्पादन कम होने का, तो यहाँ हमको श्रमिकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर संगठन में लोगों की संख्या कम है तो निश्चित सी बात है कि विज्ञापन, विपणन यानी मार्केटिंग जैसे जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। तो अगर ज़रूरत है संगठन को विस्तृत करने की, विस्तार करने की, तो उसमें हमको विस्तार करना होगा। तो ये जो साधन होते हैं इनके द्वारा हम किसी भी वस्तु का उत्पादन यानी कि पूर्ति बढ़ा सकते हैं, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये कि उत्पादन की तकनीक हम बदल सकते हैं। हो सकता है उत्पादन इसलिए कम हो रहा हो, आपूर्ति इसलिए ना हो पा रही हो कि हम उत्पादन की किन्हीं पुरानी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हों या परंपरागत तकनीकों का प्रयोग कर रहे हों। तो एक नया काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने व्यापार के प्रकृति के अनुसार
क्या उसमें नया कर सकते हैं, कौन सी नई टेक्निक लगा सकते हैं, ये हमको सोचना होगा। यानी कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्पादन की जो टेक्निक है, जो तकनीकें हैं, उनमें परिवर्तन करके भी हम काफ़ी हद तक उत्पादन को और पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम जितना साधन उत्पादन का लगा सकते थे वो लगा दें, दूसरा पक्ष कि हम जितनी अच्छी टेक्निक लगा सकते थे वो हम लगा दें, और फिर इन दोनों के संयोग से हम जितना प्रोडक्शन बढ़ा पाए, जितनी पूर्ति बढ़ा पाए, वो हमारी अधिकतम पूर्ति होगी। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस उत्पादन के द्वारा जितनी आय प्राप्त की जा सकती है उसको हम कहेंगे पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन या पूर्ण रोजगार स्तर की आय। जब हम पूर्ण रोजगार की बात करते हैं तो यही वो तत्व हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके आधार पर हम अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितने हमारे पास उत्पादन के साधन है, जितनी बेटर तकनीक हम यूज़ कर सकते हैं, उसको करने के बाद हम जो प्रोडक्शन हम प्राप्त करते हैं, जो आय हम प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं वही जो स्तर है वो पूर्ण रोजगार का स्तर या पूर्ण रोजगार से आय कहलाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आय है पूर्ण रोजगार के स्तर की, ये निर्भर करती है उत्पादन पर, ये तो हमने देख लिया। दूसरा पक्ष ये कि ये जो उत्पादन है ये निर्भर करता है उत्पादन के साधनों पर। अब उत्पादन के साधनों की हम बात करते हैं तो वो घूम फिर के फिर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है रोजगार से। किस तरह से एक हम नज़र डालें उत्पादन के साधनों की जो आय है उस पर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भूमि जो है उसका जो मालिक होता है वो भूमिपति होता है, और भूमि के प्रयोग के बदले उसको जो राशि दी जाती है वो लगान कहलाती है, यानी लगान के रूप में भूमिपति को आय प्राप्त हो रही है। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं पूंजी जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, पूंजीपति के द्वारा दी जाती है। तो वो फ्री में तो पूंजी देगा नहीं, ऋण देगा नहीं, क्योंकि वो अपनी कई आवश्यकताओं को उसने सीमित किया, कई आवश्यकताओं को उसने रोका, तब जाके वो पैसा जमा किया और आपको वो ऋण के रूप में दे रहा है। तो बदले में वो हमसे क्या लेता है, ब्याज लेता है, यानी पूंजीपति को हम ब्याज देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पूंजीपति आय के रूप में ब्याज प्राप्त करता है, तो ये उसकी आय हुई। तीसरा हम देखते हैं कि श्रम जो है वो उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और श्रम जो कार्य करता है श्रम का, उसको हम कहते हैं श्रमिक। अब हम बात करें कि श्रमिक को क्या दिया जाता है, उसकी आय क्या है, तो श्रमिक की जो आय है वो है उसको दी जाने वाली मजदूरी, यानी एक श्रमिक मजदूरी के रूप में आय प्राप्त करता है। आगे हम देखते हैं संगठन में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे मिलकर संगठन का निर्माण होता है, जिन्हें हम संगठनकर्ता कहते हैं, जिसके अंतर्गत ऑफिस का क्लर्क हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड अन्य जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, यानी ऑफिस कार्यालयीन कार्य जो होता है किसी प्रोडक्शन के विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इन लोगों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी संगठनकर्ता की जो आय होती है उसको हम कहते हैं वेतन। तो चाहे हम कहें लगान के रूप में या ब्याज के रूप में या मजदूरी के रूप में या वेतन के रूप में, किसी न किसी रूप में उत्पादन के इन साधनों को रोजगार प्राप्त होता है, और इसी रोजगार के माध्यम से उनको आय प्राप्त होती है। तो यहीं से हम समझ रहे थे कि आय जो है वो निर्भर करती है उत्पादन पर, और उत्पादन जो है वो जन्म देते हैं रोजगार को, यानी कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनसे ही प्रभावी होता है रोजगार। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है आय, उत्पादन और रोजगार। इनका संबंध कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि इनमें जो कमी है और वृद्धि है वो दोनों ही इन तीनों तत्वों को प्रभावित करती है, यानी तीनों में से किसी में भी कमी या वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव किसी एक तत्व पर ही नहीं पड़ता, तीनों तत्वों पर पड़ता है। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि आय, उत्पादन और रोजगार तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं।
और जब हम बात करते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तत्व प्रभावी होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा, मांग और पूर्ति। मांग के बारे में सामान्य तौर से तो हमने देखा कि जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग के लिए हम जिस वस्तु की अपेक्षा करते हैं, जिस वस्तु को हम मांगते हैं, वही हमारी मांग है। लेकिन जब हम बात पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम जिस मांग की बात करते हैं वो 4 तरह से हो सकती है, यानी कि 4 तरह की मांग उसमें शामिल होती है। कौन कौन सी 4 तरह की मांगे? तो पहला है उपभोग मांग, कंजप्शन डिमांड। दूसरा है विनियोग मांग, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड। तीसरा है शुद्ध निर्यात, यानी नेट एक्सपोर्ट। और उसके बाद आता है सरकारी खरीद। अब अगर हम बात करें इसमें उपभोग मांग की, तो इसके अंतर्गत वो सभी मांगे शामिल हैं जो एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अब ये उपभोग किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है वो। इन्हीं आवश्यकताओं को जब हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, तो ये विभाजित हो जाती हैं अनिवार्य आवश्यकताओं में, आरामदायक आवश्यकताओं में और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं में। सामान्य तौर पर उपभोक्ता अपने अनिवार्य आवश्यकताओं पर सबसे पहले खर्च करता है, जो उसके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताओं को हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकताओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा वो उपभोग करता है आरामदायक आवश्यकताओं पर, यानी अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर वो थोड़ा बहुत अपने शरीर को, अपने परिवार को वो आराम देने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वो आरामदायक कोई वाहन खरीद लेता है, ठीक ठाक रहने लायक घर बनवाता है, या खाने पीने की चीज़ों में भी वो काफ़ी कुछ ऐसा परिवर्तन करता है। तीसरी जो उसकी आवश्यकता होती है वो होती है विलासिता की। जब उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, आरामदायक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है, तब वो मूव करता है थोड़ा सा विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर। जैसे सामान्य गाड़ियों की जगह वो लग्जरी गाड़ी खरीदने का शौक़ रखता है, छोटे से घर की जगह वो बहुत बड़ा घर खरीदने का शौक़ रखता है, बाहर वो घूमना फिरना पसंद करे। तो ये सारी जो आवश्यकताएं हैं, ये विलासिता की आवश्यकताओं में आ जाती है। हालांकि हम इसका वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति पर, उसकी आय पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा खर्च उसके लिए अनिवार्य माना जाए, कौन सा खर्च उसके लिए आरामदायक माना जाए और कौन सा विलासिता। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि उपभोग पर एक तो वो व्यय करता है, तो ये सारा व्यय जो वो उपभोग पर करता है, चाहे वो अनिवार्य उपभोग के लिए करे, आरामदायक करे या फिर विलासितापूर्ण उपभोग के लिए करे, सारी की सारी चीज़ों की जो मांग होती है वो उपभोग मांग के अंतर्गत आती है। दूसरी मांग जो होती है वो विनियोग की मांग होती है। एक उपभोक्ता जो होता है, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो होता है, वो उपभोक्ता के साथ साथ विनियोजक भी होता है। अपनी आय का वो पूरा का पूरा हिस्सा खर्च नहीं करता, क्योंकि वो दूरदृष्टा होता है, भविष्य की भी सोचता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी मानसिकता होती है कि अपनी कुल आय का एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा वो जमा करके रखे, बचत करके रखे, और इसी बचत को जब वो इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है, यानी कहीं ऐसी जगह पर वो लगाता है जिससे उसको भविष्य में अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो। तो ये जो हिस्सा उसका बचा के अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लिए लगाया गया, अतिरिक्त आय के लिए उसने जो भी चीज़ें खरीदी, ये जो मांग है वो विनियोजक मांग, विनियोग मांग के अंतर्गत आ जाती है। तीसरा इसके अंतर्गत आ जाता है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। शुद्ध रूप से हम जितना भी निर्यात करते हैं और उससे जो आय प्राप्त होती है, वो सारी की सारी आय इसके अंतर्गत शामिल कर दी जाती है। साथ में एक पॉइंट आता है सरकारी खरीद। गवर्नमेंट अपने जनता को सुख सुविधा देने के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए जिन वस्तुओं को खरीदती है, उनकी वो एक तरह से हम कहें तो मांग करती है। तो ये भी मांग के एक तत्व के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो मांग के ये सभी जो प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनमें कमी या वृद्धि दोनों ही हो सकती है।
बात करें अगर हम इनके फ्लक्चुएशन की यानी कि कमी और वृद्धि की, तो इनको हम राष्ट्रीय आय में होने वाली कमी और वृद्धि से जोड़ के भी देखते हैं, क्योंकि आय और मांग का सीधा सीधा संबंध है। व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती है वो अतिरिक्त वस्तुओं की मांग करता है, और अगर उसकी आय घटती है या कम होती है तो उसकी मांग जो होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कुल मांग और कुल पूर्ति के साथ राष्ट्रीय आय के उस बिंदु पर संतुलन होता है जहां सभी साधनों को रोजगार प्राप्त हो रहा हो, ऐसी कंडीशन अगर उत्पन्न होती है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार के आय स्तर पर संतुलन स्थापित होता है। यानी मांग और पूर्ति का एक ऐसा संतुलन जो वहां पर उत्पन्न हो रहा हो जहां पर सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा हो, यानी कि उत्पादन के सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, पूर्णतम उपयोग किया जा रहा हो, और उस स्तर पर मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो प्रभावी होती हैं। दूसरा, अगर हम मांग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मांग यानी कि कुल व्यय जो हम व्यय करते हैं वही हमारी मांग है, वो इतनी पर्याप्त है कि देश में जितने भी साधन उत्पत्ति के उपलब्ध हैं उनका पूरा का पूरा उपयोग यानी सही सही समुचित दोहन जिसे हम कहते हैं, समुचित दोहन किया जा रहा हो। और दूसरी बात ये कि अधिकतम जितना हम उसमें जो टेक्निक लगा सकते थे वो हमने लगा दिया, और उसके बाद हमको जो प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा हो वो एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर बनती है कि सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है वो उत्पादन की चरम सीमा पर है, हम कह सकते हैं कि उत्पादन की अधिकतम सीमा पर है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जबकि ये मान लिया जाएगा कि कुल मांग जो है वो ना तो अधिक है पूर्ति से ना कम है, बल्कि वो पूर्ति के बराबर है, यानी कि संतुलन की अवस्था में है। और ये जो कंडीशन है उसे हम कहेंगे आदर्श स्थिति। और इस कंडीशन में हम पूर्ण रोजगार के संतुलन की अवस्था में देखते हैं। यहाँ पर हम इस वर्तमान कुल मांग को एक फॉर्मूले के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं वर्तमान कुल मांग बराबर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल मांग माइनस पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल पूर्ति। दोनों को अगर हम घटा दें तो जो डिफरेंस हमारा आता है वो हमको बताता है कि कुल मांग कितनी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आइए ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करें। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री के कोण वाली रेखा कुल पूर्ति वक्र को बताती है और AD कुल मांग वक्र को बताती है। कुल मांग वक्र और कुल पूर्ति वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर OMF है। अब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के सभी साधनों को पूर्ण रूप से रोजगार देकर राष्ट्रीय आय के OM स्तर को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये माना जा सकता है कि आय का OMF स्तर पूर्ण रोजगार स्तर की आय है। अगर इस रेखा चित्र के अनुसार दी हुई कुल मांग AD और कुल पूर्ति AS वक्र के मिलान से राष्ट्रीय आय के OMF स्तर पर संतुलन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रोजगार स्तर पर आय का संतुलन है। यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर की आय उत्पन्न करने के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता थी, अर्थव्यवस्था की वर्तमान कुल मांग उतनी ही है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि OMF राष्ट्रीय आय के लिए EMF कुल मांग का होना जरूरी है, और यदि कुल मांग इससे कम रहती है तो ये राष्ट्रीय आय पूर्ण रोजगार स्तर यानी कि OMF में घट जाएगी। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि कुल मांग EMF ही है। इस ग्राफ को देखने से एक बात और समझ में आ रही है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में हमें पूर्ण रोजगार पे आय के स्तर को प्राप्त करने के लिए EM जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है EMF के बराबर कुल मांग की आवश्यकता है, और हमारी वर्तमान कुल मांग अगर हम देखें तो उतनी ही है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुल मांग ना तो अधिक है
और न ही कम है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग या अभावी मांग जैसी कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है। लेकिन ये जो एक स्थिति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिले। कई बार हमको अत्यधिक मांग या अभावी मांग की कंडीशन भी देखने को मिलती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर या उससे कम या उससे अधिक के स्तर पर भी मांग और पूर्ति प्रभावी हो सकती हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में अभावी मांग या अतिरेक मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुल मांग और कुल पूर्ति का संतुलन हमेशा बना रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मांग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी तुलना में पूर्ति जो है वो नहीं हो पाती, और ये जो कंडीशन है ये अत्यधिक मांग की स्थिति को जन्म देती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार मांग और पूर्ति की शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, यानी कि आपस में उनका क्या संबंध होता है, और ये मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ हैं वो कीमत को किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं। यहाँ हमने जिस मांग, पूर्ति या कीमत की बात की वो इंडिविजुअल किसी वस्तु के लिए हम बात कर रहे थे, किसी वस्तु की मात्रा के लिए या बहुत थोड़ी सी मात्रा के लिए हम बात कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं अत्यधिक मांग की, एक्सेस डिमांड की, तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत मांग या पूर्ति तक सीमित ना रहकर या एक छोटे से क्षेत्र के मांग या पूर्ति तक सीमित ना रहकर एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे कि इसके पहले के अध्याय में हमने देखा समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है। तो जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति की जो शक्तियाँ होती है वो जब एक दूसरे से संबंधित, जब हम उनका रिलेशन देखते हैं, समग्र जो पूर्ति होती है वो समग्र मांग को किस प्रकार से इफेक्ट करती है, ये दोनों मिलके प्राइस को किस प्रकार इफेक्ट करते हैं, तो ये सारा जो मुद्दा, ये जो विषय है समग्र वाला, वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी व्यक्तिगत मांग तक सीमित न रहकर बात करते हैं समग्र मांग, समग्र पूर्ति, और अत्यधिक मांग की जब हम बात करते हैं तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत समग्र मांग और पूर्ति पर आधारित है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर हम जिस संतुलन बिंदु की बात कर रहे थे इसके पहले के वीडियोस में, वहाँ पे हमने देखा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उस संतुलन बिंदु को हम ढूंढते हैं कि अगर उस कंडीशन में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होगी, और किस प्रकार से उन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा हम अत्यधिक मांग को जान पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भाग है, और जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बारे में पढ़ा, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे अत्यधिक मांग क्या है। तो अत्यधिक मांग के बारे में अगर हम जाने तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, एक ऐसी स्थिति जबकि बाजार में वस्तु की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके अपने कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसे बन जाती है कि पूर्ति नहीं हो पाती लेकिन वस्तु की मांग लगातार बनी रहती है, और केवल बनी नहीं रहती बल्कि वो बढ़ती भी जाती है, और ये जो समस्या है फिर वो अभावी मांग वाली समस्या को उत्पन्न कर देती है। अब बात करें अगर हम अभावी मांग की परिभाषाओं की, तो इसकी कुछ परिभाषाओं के आधार पर हम इसके अर्थ को और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं विद्वानों ने किस प्रकार दी है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार अत्यधिक मांग वह स्थिति है जबकि वर्तमान कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उपलब्ध कुल पूर्ति से बढ़ जाती है। प्रोफेसर पीटरसन के शब्दों में, मांग प्रेरित सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक मांग का कारण वर्तमान कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग व्यय का अधिक होना है। प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार
आधार कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन के ऊपर अनुमानित व्ययों के अतिरेक को स्फीति अंतराल कहा जाता है। तो हमने अभावी मांग की जिन परिभाषाओं को देखा, इसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त कर लेने के बाद भी कुल मांग में वृद्धि होती रहती है, तो ये जो कंडीशन होती है वो अत्यधिक मांग की स्थिति को पैदा करती है।